हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, और ये अध्याय 17 है। तो चलिए सबसे पहले जेनेटिक साइंस की जो विकास यात्रा है, जो आनुवांशिक विज्ञान की जो जर्नी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेनेटिक साइंस की जो जर्नी है, इसका स्टार्ट कब से होता है? तो सबसे पहले 1865 का जो समय इसको देखते हैं। 1865 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकी के नियम की खोज की 1865 में। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम याद रखिएगा। और वर्ष 1900 ईस्वी में मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवांशिकी के नियमों की पुनः पुष्टि हुई। और इसके 5 साल बाद यानी 1905 में आर्कीबॉल्ड गरुड़ ने उपापचय में आंतरिक कमी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसके 8 साल बाद यानी 1913 में एल्फ्रेड हेनरी ने जीन का पहला रैखिक नक्शा बनाया। और 1944 में ओसवाल्ड के नेतृत्व में यह निष्कर्ष दिया गया कि डीएनए ये जीन के वाहक होते हैं। तो किसके नेतृत्व में? ओसवाल्ड के नेतृत्व में निष्कर्ष दिया गया कि जो डीएनए है ये जीन के वाहक होते हैं। और 1953 याद रखिएगा, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। 1966 में हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग और रॉबर्ट होले ने जेनेटिक कोड निर्धारित किया। 1972 का जो समय है, अगर इसके समय को देखें 1972 का, तो स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक का विकास किया। 1974 में मानव पर अध्ययन से संबंधित बेलमोंट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और 1977 में फ्रेडरिक सेंगर के नेतृत्व में डीएनए संख्या खोजने में सफलता प्राप्त हुई। 1982 में जीन बैंक डेटाबेस प्रस्तुत किया गया। 1983 में डीएनए चिन्ह से बीमारी संबंधित पहले मानव जीन का पता लगाया गया। 1984 में अगर बात करें तो मानव जीनोम अनुक्रम के संबंध में पहली सार्वजनिक बहस हुई, यानी इस पर डिबेट किया गया। इसके बाद अगर बात करें तो 1985 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज हुई। 1986 में डीएनए अनुक्रम ज्ञात करने के लिए स्वचालित उपकरण की खोज किया गया। 1987 में प्रथम पीढ़ी का जीन मैप तैयार हुआ। और 1988 में ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। 1989 में अगर बात करें तो सीक्वेंस टैग्ड साइट्स यानी एसटीएस डीएनए मैपिंग अवधारणा प्रस्तुत हुई तथा सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन की पहचान हुई। वर्ष 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना। और इसके बाद 2016 शोध जारी किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसका जो अर्थ होता है जैव प्रौद्योगिकी का, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवित जीवों और उनकी कोशिकाओं आदि का प्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीवधारियों या जैविक तंत्रों का उपयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए उपयोगी उत्पादों या प्रक्रियाओं का विकास किया जाता है। जीवों के आनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए जीन, ठीक है, जो जीवों के आनुवांशिक पदार्थ हैं जैसे डीएनए जीन, सूक्ष्म जीवों एवं पादपों में कृत्रिम परिवर्तन के माध्यम से अधिक मानव उपयोगी प्रजातियों और जीवों का विकास करना ही जैव प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी पुरातन जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, मानव के द्वारा शिकारी और खाद्य संग्राहक की जो भूमिका थी, इसको अगर छोड़ दें, जब मानव शिकारी के भूमिका में थे या खाद्य संग्राहक यानी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने की भूमिका में थे, उस समय को छोड़ दें तो अस्थायी आवास बनाकर रहने के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी का प्रारंभ माना जा सकता है। पौधों और जानवरों को मानव उपयोगी बनाना, देखिए, जंगली पशुओं का पालतू बनाना, जंगली वनस्पतियों को अपने उपयोग के अनुसार परिवर्तित करना, उसका उपभोग करना, जैव प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण माने जा सकते हैं। चावल, जौ और गेहूं ये सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले फसल थे। कुत्ता, भेड़, बकरी ये पहले पाले जाने वाले यानी पालतू जानवर थे।
इसके बाद किण्वन के बारे में अगर बात करें तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है यानी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीवों के सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के सहायता से जो जटिल कार्बनिक यौगिक है इनको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया या प्रोसेस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के कुछ समान और पारंपरिक उदाहरण है जैसे दूध का दही में परिवर्तन, यानी दूध का दही में जो परिवर्तन होता है, एक जीवाणु का नाम है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। इन्हीं के माध्यम से दूध जो होते हैं दही में परिवर्तित होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में यानी लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है और दूध में थोड़ी दही मिलाने से लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की संख्या में तेजी से ग्रोथ होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, जो किण्वन के माध्यम से दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो याद रखिएगा, किण्वन पेयों का निर्माण, जो फर्मेंटेड जो ड्रिंक्स है, अगर इसके बारे में बात करें तो सूक्ष्म जीवों विशेषतः ईस्ट जो होते हैं इनका प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की और रम आदि पेयों के निर्माण में किया जा रहा है। इसके लिए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे ब्रेवर ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रेवर ईस्ट ब्रेड बनाने, माल्टीकृत अनाजों और फलों के रस में एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए भी उपयुक्त ब्रेवर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्रेवर ईस्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो माल्ट क्या है? तो सर्वप्रथम माल्ट जो होता है अनाज को पानी में भिगोकर अंकुरित कराया जाता है। जो अनाज होते हैं जैसे गेहूं हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, यानी जो अनाज होते हैं इनको पानी में भिगोया जाता है, अंकुरित किया जाता है और अनाज के ऐसे अंकुरित दानों को क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं, जिन्हें गर्म वायु के द्वारा सुखाकर आगे जो है विकसित होने से रोक दिया जाता है और यह पूरी प्रक्रिया जो है माल्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? माल्टिंग। इसके बाद आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अगर बात करें, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी के बाद विज्ञान के असीम विकास ने जैव प्रौद्योगिकी यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी को विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी और वांछित बनाने की क्रिया सम्मिलित है। ठीक है, और इस दिशा में अगर बात करें तो इस दिशा में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, प्रतिपादित सिद्धांत और आविष्कारों को आधुनिक या नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1978 में बनाया गया प्रथम जो उत्पाद है मानव इंसुलिन, याद रखिएगा, मानव इंसुलिन 1978 में बनाया गया, ये आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रथम उत्पाद था। जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत हैं, इसके दो सिद्धांत हैं। पहला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। जैव प्रौद्योगिकी के दो प्रमुख मतलब कि सिद्धांत है, तकनीक है। पहला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग यानी रासायनिक अभियांत्रिकी। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अगर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है, इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए को परपोषी जीवों यानी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें प्रवेश करा के इसके समलक्षणी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद है रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए इसके अंतर्गत रोगाणु रहित यानी सूक्ष्म जीव संदूषण रहित सूक्ष्म जीव से मतलब बिना इफेक्ट के वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीव कोशिकाओं में वृद्धि करके अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में अगर बात करें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी बायोटेक्नोलॉजी की एक विशेष शाखा है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की मूलभूत संरचना में कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली परिवर्तन किया जाता है, कृत्रिम रूप से इसमें परिवर्तन किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किसी जीव के जीन से
जो किसी जीव के जो जीन होते हैं जो दोषपूर्ण होते हैं या उनमें कोई डिजीज हो जाता है, विकार हो जाता है या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इस दोषपूर्ण जीन को हटाकर अच्छे जीन यानी उत्कृष्ट लक्षण वाले जीन को प्रविष्ट किया जाता है। और इस विधि में डीएनए का पुनर्संयोजन होता है और इसीलिए इसे पुनर्संयोजन प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। पुनर्संयोजित डीएनए विभिन्न प्रकार के जीवाणु, पादप और जंतु कोशिका में स्थापित किया जा सकता है। तो जो पुनर्संयोजित जो डीएनए है ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु, पादप और जंतु कोशिका में स्थापित हो सकते हैं। यह उनमें बेहतर गुणों के विकास में जो है सहायक होता है, यानी रोग प्रतिरोधी, डिजीज रेसिस्टेंट में सहायक होता है। और पुनर्संयोजित डीएनए पहले के तुलना में अच्छे उत्पादों जैसे एंजाइम, हार्मोन और टीकों आदि के निर्माण में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। पुनर्संयोजित डीएनए उत्पादों के जो प्रयोग हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे चिकित्सा के दृष्टि से उपयोगी या पुनः जो संयोजित डीएनए उत्पाद है इसका अनुप्रयोग क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला है मानव इंसुलिन। मानव इंसुलिन का अनुप्रयोग क्या है, तो इंसुलिन आधारित मधुमेह यानी टाइप 1 का उपचार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव वृद्धि हार्मोन जो है इसका जो प्रयोग है वह बौने मानव यानी छोटे कद वाले मानव में अनुपलब्ध हार्मोन्स का प्रतिस्थापन करना। इसके बाद है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का प्रयोग किया जाता है सूखा रोग के उपचार में। और जरायु गोनेड्रोट्रोपिन, इनका प्रयोग बांझपन के उपचार के लिए किया जाता है। रक्त स्कंदन कारक जो 8 या 9 जो है इसका प्रयोग जो है हेमोफीलिया ए या बी के द्वारा रक्त स्कंदन कारक में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसके प्रतिस्थापन में किया जाता है। उत्की प्लाज्मिनोजेन उत्प्रेरक टीपीए जो है इसका प्रयोग हार्ट अटैक के पश्चात रक्त का थक्का समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रक्ताणु उत्पत्ति कारक यानी एरिथ्रोपियोटिन, इसका जो प्रयोग है डायलिसिस और एड्स प्रभावित रोगियों के उपचार के कारण हुई रक्त क्षीणता के समय जो ब्लड मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी रक्ताणु होते हैं इनका निर्माण तीव्र करना। तो डायलिसिस या एड्स प्रभावित रोगियों के उपचार के कारण जो रक्त क्षीणता हो जाता है, रक्त की हानि हो जाता है, यानी रक्त क्षीणता के समय जो ब्लड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका निर्माण तीव्र करना ताकि इसका भरपाई किया जा सके। इसके बाद है पटिकाणु व्युत्पन्न वृद्धि कारक, इसका प्रयोग तेजी से घाव भरने के लिए किया जाता है। और इसके बाद है इंटरफेरॉन, इसका प्रयोग रोगजनक विषाणु संक्रमण और कैंसर के उपचार के करने के लिए जो है कैंसर उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन का प्रयोग जो है प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए। और जो वैक्सीन है इसका प्रयोग हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, मस्तिष्क ज्वर इन जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम में जो है वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा रूपांतरित सूक्ष्म जीवों के उपयोग। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ई कोलाई जठरांत्र क्षेत्र के निचली आंत्र में जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव हैं ई कोलाई जठरांत्र क्षेत्र के निचली आंत्र में ये जीवाणु पाए जाते हैं। इनका उपयोग है मानव इंसुलिन, मानव वृद्धि कारक, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन का उत्पादन करना। इसके बाद दूसरा है बेसिलस थ्रिवजिएंसिस मृदा जीवाणु। इनका उपयोग एंडोटॉक्सिन नामक शक्तिशाली विष और पादप सुरक्षा के लिए जैव अपघटन कीटनाशकों के उत्पाद करने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जीवाणु राइजोबियम मेलिलोटाई, जीवाणु राइजोबियम मेलिलोटाई, और इसका जो उपयोग है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए धान फसलों में निफ नामक जीन का समावेश करना। इसके बाद जीवाणु सीडोमोनास फ्लोरेंसेंस, जीवाणु सीडोमोनास फ्लोरेंसेंस, और इसका जो उपयोग है पौधों में तुषार यानी पाला के द्वारा उत्पन्न क्षति की रोकथाम में, जैसे में स्ट्रॉबेरी। इसके मतलब जो पौधे होते हैं तुषार के समय में जब पाला पड़ता है तो इन पाला से होने वाले क्षति को रोकथाम के लिए जीवाणु सीडोमोनास फ्लोरेंसेंस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु सीडोमोनास प्यूटिडा, इसका प्रयोग जो है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के हाइड्रोकार्बन का पाचन करते हुए तेल के रिसाव का अपमार्जन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ट्राइकोडर्मा जो कवक है इसका उपयोग पादप में कवक रोगों के जो पादप होते हैं इनमें जो कवक रोग हो जाता है, इन कवक रोगों के जैव नियंत्रण के लिए काइटिनेजेन एंजाइम का
याद रखिए, काइटिनेज एंजाइम का उत्पाद करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो उपकरण हैं इसके बारे में अगर बात करें तो क्या क्या है, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं वाहक अणु है, एंजाइम है और पोषक कोशिका है। तो इन सभी उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है वाहक अणु। तो देखिए, वाहक अणु वे अणु हैं जो बाह्य डीएनए के खंड की अपने अंदर प्रतिलिपि बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, और एक जो है ये वाहक अणु में अपने प्रतिलिपि क्या करते हैं बनाने का, जो ये मतलब कि वाहक जो अणु होते हैं अपने प्रतिलिपि बनाने का इनमें गुण होना चाहिए जिसे वांछित जीन की क्लोनिंग हो सके। तो वाहक वे डीएनए अणु हैं जो बाह्य डीएनए के खंड की अपने अंदर प्रतिलिपि बनाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए, एक वाहक अणु में अपनी प्रतिलिपि बनाने का इनमें गुण होना चाहिए, ठीक है, और जिससे वांछित जीन की क्लोनिंग हो सके। वाहक अणु में निम्नलिखित गुणों का होना भी आवश्यक होता है। जैसे पहला गुण क्या होना चाहिए, यह माप में 10 केबी से छोटा होना चाहिए। दूसरा, इसमें पोषक कोशिका में टिके रहने और स्वतंत्र द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, डबलिंग की जो है क्षमता होनी चाहिए। जीन अभियांत्रिकी में मुख्यतः 2 प्रकार के वाहक अणुओं का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्लाज्मिड्स, ठीक है, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज। तो याद रखिएगा, तो 2 प्रकार के वाहक अणुओं का प्रयोग किया जाता है जीन अभियांत्रिकी में, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। और देखिए, इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मिड्स के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स की खोज विलियम हेज तथा जोशुआ लीडरबर्ग के द्वारा 1952 में की गई थी। प्लाज्मिड्स वृत्ताकार डीएनए अणु होता है जो जीवाणु कोशिका में जीवाणु गुणसूत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का वहन करते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग वाहक अणु के रूप में अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। अधिकांश प्लाज्मिड में कम से कम एक डीएनए अनुक्रम पाया जाता है जिसे प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। प्लाज्मिड्स का आकार 10 केबी से 250 केबी तक होता है, लेकिन जीन क्लोनिंग के लिए 10 केबी तक के आकार वाले प्लाज्मिड्स ही उपयोगी होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जीवाणु जो कोशिका है, ये जीवाणु यानी जीवाणु डीएनए, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्लाज्मिड्स। तो आकृति को ध्यान में रखिएगा, ये जीवाणु कोशिका ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मिड जीन के द्वारा निर्धारित विशेषताओं के आधार पर प्लाज्मिड्स 5 प्रकार के होते हैं। तो प्लाज्मिड्स का जो वर्गीकरण है, इसके जो वर्ग है 5 वर्ग हैं। आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, ठीक है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड और वायरस प्लाज्मिड। जो आर प्लाज्मिड है, जैसे कि इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सुडोमोनास में पाए जाने वाला RP4 प्लाज्मिड इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद एफ प्लाज्मिड जो है, इसके उदाहरण है ई कोलाई में पाए जाने वाले प्लाज्मिड। और जो कॉल प्लाज्मिड है, ऐसा प्रोटीन जो अन्य जीवाणु को खत्म करता है, समाप्ति करता है, जैसे में ई कोलाई में पाए जाने वाला कॉल इवेन प्लाज्मिड। इसके बाद है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जो है, जैसे में सुडोमोनास में पाए जाने वाला TP4 प्लाज्मिड, इसके ये उदाहरण है। और जो वायरस प्लाज्मिड है, इसके जो उदाहरण है एग्रोबैक्टीरियम का TI प्लाज्मिड, याद रखिएगा। इसके बाद बैक्टीरियोफेज के बारे में अगर बात करें तो बैक्टीरिया पर आक्रमण करके उन्हें संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया पे आक्रमण करके उन्हें संक्रमित करने वाले वायरस जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। संरचनात्मक रूप से इनमें सिर और पूंछ होती है, जैसे में लैम्डा और तनुरूपी M13 बैक्टीरियोफेज। इनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, जिस पर बात करें तो जिस पर जीन्स क्या होता है, जिस पर जीन्स पाया जाता है, याद रखिएगा। और इनमें कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। इनके ऊपर प्रोटीन का बना रक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और बैक्टीरियोफेज का जो मतलब कि जो यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला हिस्सा सिर होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है कॉलर होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो टेल होता है, पूंछ होता है, ठीक है। और ये जो होता है, जो सिर वाला हिस्सा है, जो हेड वाला हिस्सा है, यहाँ पे डीएनए
बैक्टीरियोफेज से 1000 गुना जो है अधिक लंबा होता है और प्रोटीन निर्मित आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और ये टेल फाइबर होते हैं, पूंछ तंतु होते हैं और नीचे जो होता है पूंछ पिन होता है। तो षटकोणीय आधार है, इसको याद रखिएगा। ये द्विविमीय चित्र है, 2 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल है। देखिए, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के अतिरिक्त कैप्सिड, बीएससी यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएससी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वाहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? बैक्टीरियोफेज की खोज टवाटिव डी हेरिल ने किया था। बैक्टीरियोफेज की खोज टवाटिव डी हेरिल ने किया था। आनुवांशिकी के जनक किनको कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक जी.जे. मेंडल, ठीक है, याद रखिएगा, जी.जे. मेंडल। और आपका सूक्ष्म जैविकी के जो जनक हैं, इनका नाम है लुई पाश्चर। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन थे? लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। और जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। इसके बाद एंजाइम के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एंजाइम एक बृहद आणविक जैविक उत्प्रेरक, बायोलॉजिकल मतलब कि उत्प्रेरक है और यह रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है, तेज कर देता है। कोशिका में होने वाले लगभग सभी उपापचयी प्रक्रियाओं के तीव्र गति से होने के लिए एंजाइम उत्प्रेरण की जो है आवश्यकता होती है। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अधिकांश जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जबकि कुछ एंजाइम उत्प्रेरक आरएनए अणु भी होते हैं जिन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स। एंजाइम के जो प्रकार हैं, इसके 4 प्रकार हैं: पाचक एंजाइम, कलेव एंजाइम, संयोजन एंजाइम और संश्लेषण एंजाइम। देखिए, इन्हें संक्षेप में संलग्न चित्र के माध्यम से जो है समझा जा सकता है। तो जो मतलब कि जो एंजाइम के प्रकार हैं, जो 4 प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम जो है, एंजाइम, ये जो पाचक एंजाइम है, ये एंजाइम किसी कोशिका से डीएनए को क्या करता है? डिसेबल्ड करते हैं। जैसे में कि लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणु कोशिका भीति का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा है, अगर दूसरा बात करें तो है क्लेव एंजाइम। क्लेव एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम डीएनए को टुकड़ों में विभाजित करते हैं, पीस में, यानी इन्हें जो है क्या करते हैं? टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य न्यूक्लियोज और दूसरा है अंतः न्यूक्लियस। बाह्य जो न्यूक्लियस होता है, ये डीएनए के छोर या एंड को, अंत को क्या करते हैं? डीएनए का भाग, जो डीएनए होता है, डीएनए के जो छोर या जो अंत होता है, ये इससे जो है डीएनए का भाग क्या होता है? काटता है। तो जो बाह्य न्यूक्लियस है, यह जो है डीएनए के छोर या अंत से डीएनए का भाग को काटता है। और जो अंतः न्यूक्लियस है, यह एंजाइम डीएनए को मध्य में से किसी भी स्थान पर काटता है। तो ये डीएनए के अंत को काटता है और जो अंतः न्यूक्लियस है, ये डीएनए के मध्य में किसी भी स्थान पर काटता है। इसके बाद है आपका तीसरा है संयोजन एंजाइम। तो जो संयोजन एंजाइम है, ये एंजाइम डीएनए अणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, ऐड करने का कार्य करते हैं। जैसे डीएनए के खंड का वाहक अणु में निवेशन, इन्हें आणविक गोंद भी कहते हैं, ठीक है। और चौथा है संश्लेषण एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए के श्रृंखला का संश्लेषण करते हैं। और जो संश्लेषण एंजाइम है, ये 2 प्रकार के हैं। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, यह एंजाइम डीएनए से पूरक डीएनए बनाता है, डीएनए से पूरक डीएनए। और जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी खोज 1956 में ए कोरनबर्ग ने की थी। और यह डीएनए जो है टेम्पलेट पर दूसरे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए टेम्पलेट पर दूसरे डीएनए का निर्माण करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है पोषक कोशिका, होस्ट सेल। होस्ट सेल जो है, पोषक कोशिका मतलब कि किसे बोलते हैं? तो पोषक कोशिका वह कोशिका होता है जिस पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग किए जाते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों के माध्यम से वांछित परिवर्तन किए जाते हैं, लाभदायक परिवर्तन किए जाते हैं और वाहक अणु इसी कोशिका में प्रवेश करके द्विगुणन की क्रिया को संपन्न करते हैं,
ठीक है, डबलिंग की क्रिया को संपन्न करते हैं और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्यों के अनुसार उचित पोषक कोशिका का चयन किया जाता है। और ये पोषक कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, पशु कोशिका और मानव कोशिका। सामान्य तौर पर या जनरली अगर बात करें तो पोषक कोशिका के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह तेजी से क्या करते हैं, डबलिंग करता है, द्विगुणन की प्रक्रिया को संपन्न करता है तेजी से। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकें। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की जो तकनीकें हैं, पहला है बहुलकीकरण श्रृंखला अभिक्रिया। तो बहुलकीकरण श्रृंखला जो अभिक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। यह तकनीक कैरी मूलिस ने, यह जो तकनीक है कैरी मूलिस ने 1983 में विकसित की थी, और जिसके लिए सन 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह डीएनए के प्रवर्धन या डीएनए की प्रतिकृति बनाने में अत्यंत उपयोगी तकनीक है। ठीक है, इसके बाद पॉलीमरेज श्रृंखला के अभिक्रिया के जो चरण है, जो स्टेप्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला चरण है निष्क्रियकरण। ठीक है, निष्क्रियकरण का जो चरण है, निष्क्रियकरण पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का जो है ये प्रथम चरण होता है। और इस तकनीक में इच्छित डीएनए खंड के दोनों संपूरक रज्जुकों को अधिक ताप देकर पृथक किया जाता है। अधिक जो है क्या किया जाता है, अधिक यानी जो दोनों इच्छित जो मतलब इस तकनीक में निष्क्रियकरण की जो चरण है, इस तकनीक में इच्छित डीएनए खंड के दोनों संपूरक रज्जुकों यानी जो कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड्स होता है, इसको अधिक ताप देकर, टेम्परेचर देकर पृथक किया जाता है। और इस क्रिया में जो तापमान रहता है वो कितना रहता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दूसरा जो चरण है, इसको बोलते हैं तापानुशीलन। तापानुशीलन यानी तापानुशीलन पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का द्वितीय चरण होता है, जिसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर डीएनए की एक श्रृंखला पर क्या किया जाता है, उपक्रमांक यानी जो उपक्रमांक है इसको जोड़ा जाता है, उपक्रमांक जोड़ा जाता है, जिस पर न्यूक्लियोटाइड आकर मिलते हैं। तीसरा चरण को बोलते हैं उपक्रमांक प्रसार। उपक्रमांक जो प्रसार है, यह तकनीक जो है यह तकनीक इसका तृतीय चरण है, जिसमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए अणु की लंबाई में वृद्धि होती है। और यह एंजाइम उपक्रमांक पर जो है संपूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद बहुआकारीय डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन। इसके बारे में अगर बात करें तो बहुआकारीय डीएनए का जो अनिश्चित प्रवर्धन है, यानी जिसे आरएपीडी बोलते हैं, यह क्रिया भी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की भांति होती है, जिसमें डीएनए का अनिश्चित प्रवर्धन होता है। तीसरा है निर्बंधन टुकड़ा लंबाई बहुआकारिकी यानी आरएफएलपी। निर्बंधन टुकड़ा लंबाई बहुआकारिकी, इस विधि में डीएनए अणु यानी विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ कह सकते हैं कि जो डीएनए अणु के लक्षण, इनकी पहचान और उसके लक्षणों की दूसरे से तुलना की जाती है। तो डीएनए अणु के लक्षण की जो पहचान या उसके लक्षण की दूसरे से जो है तुलना की जाती है। और यह तकनीक आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग और माता पिता की पहचान करने में प्रयोग होती है। इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सहायता से विदलन करके डीएनए नमूने के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है और इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। शरीर के लगभग प्रत्येक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है। औसतन दो मनुष्यों के बीच डीएनए के 99.9% क्षार अनुक्रम समान होते हैं और से 0.1% सभी में विशिष्ट होते हैं। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे नाखून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार आदि इन सैंपल के ये जो सैंपल होते हैं, इनसे जो है जैविक अणुओं के माध्यम से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। तो डीएनए की प्राप्ति खून से भी, बाल से भी, त्वचा, हड्डी, लार, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए की जो सत्यापन कह सकते हैं, पहचान जो है डीएनए के माध्यम से किया जा सकता है। और इस तकनीक की खोज जो है कब हुआ था, 1984 में एलेक जेफरी ने की थी, जिसकी सहायता से अपराधी की पहचान करने में, जैविक आधार पर वास्तविक माता पिता की पहचान करने में इसकी मदद ली जाती है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो उपयोग है, यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। अपराध प्रयोगशालाओं में अपराधियों की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, और जैविक आधार पर यानी वास्तविक जनक यानी वास्तविक माता पिता के निर्धारण में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और यह सुनिश्चित करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है कि पुरुष या स्त्री जो स्वयं को अप्रवासी घोषित कर रहे हैं वे पूर्व स्थापित निवासी के वास्तव में निकट संबंधी हैं या नहीं। इसके बाद क्रमिक जैव विकास के पुनर्लेखन के लिए जो है प्रजातीय समूहों की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, और विलुप्त प्राय जंतुओं के संकरण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है, याद रखिएगा, जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? तो किसी जीव की कोशिकाओं में पाए जाने वाले असमान या हानिकारक जीन के स्थान पर स्वस्थ जीन को जो है प्रतिस्थापित करके किसी बीमारी का उपचार करना जीन चिकित्सा कहलाता है। यानी जो जीन कह सकते हैं कि किसी जीव की जो कोशिका होती हैं, जो कोशिका में पाए जाने वाले जो असमान या जो हानिकारक जीन होते हैं, इन हानिकारक या असमान या मतलब कि बीमार जीन को हटाकर उनके स्थान पर एक हेल्दी, स्वस्थ और लाभदायक जीन को प्रतिस्थापित करके उसके बीमारी को खत्म किया जाता है, उसके जीन को सुधार कर दिया जाता है, तो यही जीन चिकित्सा कहलाता है। वंशानुगत बीमारी को ठीक करने के लिए बीमारी के कारक घातक उत्परिवर्ती एलील को किसी क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, और जीन चिकित्सा से किसी व्यक्ति का जीन समीकरण और कार्य बदलकर जो है वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐच्छिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इससे मानव का आनुवांशिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। जीन को सीधे मानव कोशिकाओं में प्रवेश कराने का प्रयास करके वैज्ञानिकों ने एक तार्किक कदम उठाया, और यह मुख्यतः ऐसी बीमारियों पर केंद्रित था जो किसी एक ही जीन में उत्पन्न विकारों से उत्पन्न होती है, जैसे हीमोफीलिया, मांसपेशिया, कुपोषण, एनीमिया, अल्परक्तता। हालांकि वर्तमान में जीन चिकित्सा का सर्वाधिक केंद्रण जो है वो कैंसर और आनुवांशिक बीमारी पर है। ठीक है, तो जो जीन चिकित्सा है इसका जो लाभ है हेमोफीलिया में, मांसपेशिया, कुपोषण, एनीमिया आदि रोगों में मतलब कि जीन चिकित्सा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जीन चिकित्सा का सबसे ज्यादा जो विजन रहा है कैंसर और आनुवांशिक बीमारी को ठीक करना, इसके माध्यम से। जीन चिकित्सा के जो प्रकार हैं इसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है जीन प्रतिस्थापन, दूसरा है जीन सुधार, और तीसरा है जीन ऑगमेंटेशन। तो इसके बारे में अगर बात करें तो जो पहला है जो जीन रिप्लेसमेंट होता है, जीन प्रतिस्थापन की जो क्रिया है विकृत या जो दोष युक्त है, जो विकार जिन जीन में कोई दोष है या जो कह सकते हैं कि हेल्दी नहीं है, रोगपूर्ण है, उनमें कोई रोग है यानी वो अस्वस्थ जीन है, तो विकृत या दोष युक्त दोषपूर्ण जीन के स्थान पर स्वस्थ जीन को प्रतिस्थापित करने की जो प्रक्रिया है वही जीन रिप्लेसमेंट कहलाता है। जीन सुधार क्या है, जीन करेक्शन क्या है? तो जीन सुधार के अंतर्गत जीन में आए आणविक विकारों को थोड़ा परिवर्तित करके उसे ठीक किया जाता है। और जीन ऑगमेंटेशन क्या है? तो कोशिका में उपस्थित विकृत जीन को हटाए बिना, यानी जो रोग रहित जीन जो है, जो हेल्दी नहीं है, जो दोषपूर्ण जीन है, इनको हटाए बिना ही कोशिका में एक पूर्ण स्वस्थ जीन को स्थापित कर दिया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए विकारों को दूर कर देता है। इस विधि को जीन ऑगमेंटेशन कहा जाता है। जीन चिकित्सा के लाभ क्या क्या हैं? तो जीन चिकित्सा के जो लाभ हैं, पहला लाभ है राष्ट्रीय, देखिए याद रखिएगा इसका जो लाभ है बहुत सारे लाभ हैं, और जीन चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारे रोगों से निजात पाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा मेटास्टैटिक मोलानोमा का उपचार जो है जीन चिकित्सा के लाभ है, इसके द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। माइलॉइड कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले रोगों का उपचार करने में, पार्किंसन रोग का उपचार करने में जीन थेरेपी का जो है सहायता लिया जाता है। हंटिंगटन कोरिया का उपचार करने में, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर के कुछ प्रकारों का उपचार करने में, चूहों में सिकल सेल रोग का सफलतापूर्वक उपचार करने में जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा 2002 में SCID यानी सीवियर कंबाइंड डिफिशियंसी या बबल बॉय रोग, इसके उपचार का जो है विकास किया गया।
तो इन सभी के मतलब कि जो बेनिफिट है, जिन चिकित्सा के माध्यम से किन किन चीजों को जो है सुधार किया जा सकता है, किन किन रोगों से निजात पाया जा सकता है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से हम लोग क्लोनिंग को देखेंगे, क्लोनिंग क्या होता है, कैसे होता है, और आप जो है अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।